स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉस्ट काउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक, टेक्निक ऑफ कोस्टिंग। टेक्निक ऑफ कोस्टिंग या कॉस्ट काउंटिंग हमने अभी तक कर लिया था। कॉस्ट काउंटिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज करेंगे टेक्निक ऑफ कोस्टिंग। डिफरेंट फर्म्स अलग अलग टेक्निक यूज़ करती हैं कोस्टिंग की। कोस्टिंग का मतलब कॉस्ट कैलकुलेशन की। तो फर्स्ट करेंगे हिस्टोरिकल कोस्टिंग। देखो, हिस्टोरिकल कोस्टिंग नाम से क्लियर है कि इसमें सबसे पहले कॉस्ट के एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है, यानी कि सबसे पहले कॉस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड यानी कि खर्चा कर दिया जाता है। खर्चा करने के बाद लिखा जाता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन होती है, बाद में उसको लिखा जाता है। इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले खर्चा कर दिया, फिर हम लिखते हैं और फिर टोटल निकालते हैं कॉस्ट कितनी हुई, वो होती है हिस्टोरिकल कोस्टिंग। हिस्टोरिकल कोस्टिंग एक पोस्टमार्टम एक्सरसाइज है। पोस्टमार्टम का मतलब सारा कुछ होने के बाद हम लिखते हैं, तो इससे कोई भी कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प नहीं मिलती। हालांकि फ्यूचर के लिए जरूर मिल जाएगी, लेकिन अब हम कोई भी किसी तरह से कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्लियर। देखो, कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या है, जिसमें पहले खर्चा कर दिया जाता है, खर्चा करने के बाद उसको अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है और फिर कॉस्ट निकाली जाती है। यानी कि इसमें कोई भी एस्टिमेटेड नहीं है, पहले एक्चुअल में खर्चा होगा, बाद में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है। तो कई फर्म्स हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मेथड यूज़ करती है, टेक्निक यूज़ करती हैं। अब हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये पोस्टमार्टम है। लिखने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हो गया वो हो गया, उसको रोका नहीं जा सकता। ऑन द स्पॉट हम आगे फ्यूचर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उस टाइम इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। वो होती है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। सेकेंड है आपकी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म का मतलब सेम। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग वो टेक्निक है जिसमें काफ़ी फर्म्स, जो एक इंडस्ट्री होती है जिसमें काफ़ी सारी फर्म्स होती हैं, वो ये डिसाइड करती है कि हम सारी फर्म्स सेम मेथड यूज़ करेंगे कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। सेम मेथड का मतलब डेप्रिसिएशन का हम सेम मेथड लगाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू करना है वो हम सेम यूज़ करेंगे, ताकि कल को अगर हम कंपेयर करें एक कॉस्ट को दूसरे फर्म की कॉस्ट के साथ, तो वो इजीली कंपेरेबल हो सके। देखो, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा है कि एक फर्म स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रही है, दूसरी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा रही है, तो उनके प्रॉफिट को कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में सारी फर्म्स इंडस्ट्री में सेम मेथड अप्लाई करेगी, ताकि कॉस्ट को कंपेयर किया जा सके एक फर्म को दूसरी फर्म के साथ। वो होती है आपकी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। क्लियर। थर्ड करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है, मार्जिनल का क्या मतलब है, चेंज इन द कॉस्ट, change in cost due to change in output, change in 1 unit output। मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका मतलब मैंने 2 पेन बनाए, उसकी कॉस्ट थी 10, तीसरा पेन बनाया, इसकी कॉस्ट आई 12। तो ये जो 2 रुपये है, ये आपकी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर। यानी कि चेंज इन द 1 यूनिट, एक यूनिट आउटपुट में चेंज करने से हमारी कॉस्ट में जितनी चेंज हुई है वो क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। हम इसको वेरिएबल कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, वेरिएबल कॉस्टिंग है। इसमें हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव रहता है कि जितनी हम सेल करें हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए। हम करते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट बच जाता है का मतलब सेल मैंने की 1000 रुपये की, वेरिएबल कॉस्ट की 100, यहाँ पे आई मेरी 900। क्लियर। अगर बच गया तो आपको ये देखना है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी आपकी। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट थी 800, तो 100 रुपये का हो जाएगा मुझे प्रॉफिट। क्लियर। मार्जिनल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सेल में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो अगर बच जाता है, ज़्यादा बचता है फिक्स्ड कॉस्ट से तो प्रॉफिट है, फिक्स्ड कॉस्ट से कम बचता है तो हमारे लिए क्या होता है, लॉस। और सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बोलेंगे इसको, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। तो क्लियर मीनिंग है, अगर कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट है, और अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम है तो आपको क्या है, लॉस है। क्लियर। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर आपका जो चेंज होता है, इसमें हम सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा है या फिक्स्ड कॉस्ट से कम है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है, क्योंकि
फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल जाएगी हमारी, और अगर फिक्स्ड कॉस्ट से कम है तो हम इसका मतलब है हमें क्या है, लॉस है, तो वो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखो क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल कॉस्ट को देखा जाता है, लेकिन अब्जॉर्प्शन का मतलब है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही कॉस्ट में जब चार्ज की जाती है तो उस टेक्निक को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी कि आप फिक्स्ड कॉस्ट भी कंसीडर करोगे और वेरिएबल कॉस्ट भी कंसीडर करोगे, वो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नेक्स्ट करेंगे डायरेक्ट कॉस्टिंग। नाम से क्लियर है, देखो डायरेक्ट कॉस्टिंग जहाँ सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को ही लिया जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्टिंग होती है। हम आगे चैप्टर में टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे कि डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, इनडायरेक्ट कौन सी होती है, फिक्स्ड कौन सी होती है, वेरिएबल कौन सी होती है। देखो फिक्स्ड का मतलब जो फिक्स्ड रहती है कॉस्ट, यानी कि जो आप आउटपुट बढ़ाओ घटाओ वो आपकी चेंज नहीं होगी। वेरिएबल होती है जो आपकी आउटपुट बढ़ाने से बढ़ती है, आउटपुट घटाने से घटती है, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट होती है जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएँ, जैसे कि मान लो मेज है, एक मेज, अब मेज में हमें लकड़ी सीधा दिख रही है तो लकड़ी पे लगा खर्चा डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन उसके अंदर अगर किसी तरह की कील लगी हुई है, किसी तरह की गोंद लगी हुई है जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिख रही है या जो बहुत छोटे अमाउंट की होती है, वो आपकी कौन सी होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग वो टेक्निक है कॉस्टिंग की जिसमें हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को नहीं लेते हैं, ओनली डायरेक्ट कॉस्ट को लिया जाता है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, डायरेक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग। इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग में देखो क्या होता है, इसमें हम देखते हैं इंक्रीमेंटल में कि चेंज इन द कॉस्ट, कॉस्ट में कितनी चेंज हुई, चेंज इन द कॉस्ट एंड रिवेन्यू, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन रिवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में चेंज करने से, यानी कि 2 पेन बना रही थी, 3 पेन बनाने से आउटपुट में चेंज करने से कितनी कॉस्ट में चेंज हुई और कितनी रिवेन्यू में चेंज हुई, हमारी सेल कितनी हो रही है, हमारी रिवेन्यू कितनी हो रही है, वो आपकी जो टेक्निक है वो यूज होगी, वो होती है इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग, जो ये दिखाती है आउटपुट में चेंज होने से कॉस्ट और सेल में कितनी चेंज हुई है, वो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग है। इसको देखते हुए मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कि हमें चेंज करना है या नहीं करना। देखो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग का मतलब है डिसीजन लेना, इन बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के बेस पे डिसीजन ले रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग के बेस पे डिसीजन ले रही है मैनेजमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे ले रही है, तो ये आपकी हो जाएगी इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग शो चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू चेंज इन सेल एंड कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट कितनी हुई है। और लास्ट हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है पहले से ही। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, बाद में देखा जाता है कॉस्ट उतनी ही आई है या उससे ज़्यादा आई है, ज़्यादा आई है तो डिफरेंस का क्या कारण है, क्या रीज़न है, वो आपकी होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके कारण मैनेजमेंट क्या ले पाती है, डिसीजन ले पाती है। तो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब एक यार्ड स्टिक, एक मेजर फिक्स कर दिया कि आपकी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, फिर देखा जाता है कॉस्ट उतनी आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है, उससे ज़्यादा आ रही है तो बोलेंगे वेरिएंस, डिफरेंस का क्या कारण है, क्यों आ रही है, और मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, वो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है कॉस्टिंग की जो अलग अलग इंडस्ट्री यूज़ करती है डिसीजन लेने के लिए, ताकि मैनेजमेंट क्या ले पाए, डिसीजन ले पाए, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर ये टेक्निक्स। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम, एक आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए कॉस्टिंग सिस्टम, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर है। जैसे फर्स्ट सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी का मतलब है जो आपका कॉस्टिंग सिस्टम है वो सिंपल होना चाहिए, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, एवरेज इंटेलिजेंस के पर्सन को भी वो समझ आना चाहिए। तो उसमें जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, इनडायरेक्ट कौन सी है, फिक्स्ड कौन सी है, इजीली क्लासीफाई हो, पजल करने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी कॉस्टिंग के बेस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। तो आपका जो कॉस्टिंग का सिस्टम है, देखो कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसके नीचे स्टाफ है, वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो डे टू डे कॉस्ट की एनालाइज कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैनेजमेंट को भेज रहे हैं। तो ये कहते हैं ये सारा सिस्टम क्या होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए।
राइट पर्सन को राइट टाइम पे आप कॉस्ट भेजो जो आपने रिकॉर्ड किया, ताकि वो डिसीजन ले सके। तो सिंपलिसिटी होनी चाहिए उस सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि आपने कॉस्ट रिकॉर्ड कर दी, मैनेजमेंट तक पहुंची ही नहीं है, वो डिसीजन कैसे लेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड करने का सिंपल सिस्टम होना चाहिए, क्लासीफाई करने का सिंपल सिस्टम होना चाहिए, मैनेजमेंट को ग्राफ और चार्ट के जरिए आप दिखाएं ताकि वो इजीली डिसीजन ले सके। इस तरीके से सिंपल सिस्टम होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग का। सेकंड है सुइटेबिलिटी टू द बिजनेस। सुटेबिलिटी टू द बिजनेस का मतलब बिजनेस के सुटेबल, बिजनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लो बिजनेस के सुटेबल का मतलब है आपको इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जानी चाहिए, किसी तरह की ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बिजनेस बड़ा है तो बड़ा होना चाहिए सिस्टम, बिजनेस छोटा है तो छोटा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करना बिजनेस को आपको। थर्ड है इकोनॉमिकल, नाम से क्लियर है। इकोनॉमिकल का मतलब कॉस्टिंग सिस्टम पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो और हमें बेनिफिट कम मिले। ठीक है, देखो आपको बताया कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो नेसेसरी नहीं है, कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर वो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो वो ऑप्शनल सिस्टम है। तो आप क्या कर रहे हैं, ऑप्शनल के लिए आप खर्चा तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन उससे बेनिफिट मुझे इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपका बिजनेस आज बड़ा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम बड़ा है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसके नीचे काफ़ी सारे स्टाफ हैं, लेकिन क्योंकि डिमांड कम होने की वजह से, सीजन जाने की वजह से अगर आपको आपका बिजनेस का साइज छोटा करना पड़ रहा है तो वो छोटा हो जाए, यानी कि आप स्टाफ को फायर कर सकें, आपने जो स्टाफ हायर किया हुआ है उसको कम किया जा सके, इस तरीके से होना चाहिए। बिजनेस बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो जो कॉस्ट डाटा प्रोवाइड करे उसको आप कंपेयर कर सके, इंटर फर्म इंट्रा फर्म कंपेरिजन पॉसिबल हो उसके, वो जिस हिसाब से आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं तो कंपेरिजन क्या हो, इजी, क्योंकि कंपेरिजन के बेस पे ही हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है मिनिमम ऑफिशियल वर्क। देखो मिनिमम ऑफिशियल वर्क का मतलब है परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो तैयार करनी पड़ती है वो कम से कम हो, इतनी ज़्यादा ना हो कि कॉस्ट अकाउंटेंट और स्टाफ सिर्फ वो रिपोर्ट भरने में, परफॉर्मा तैयार करने में ही बिजी रहे। ऑफिशियल वर्क क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम चेंज इन द एग्जिस्टिंग सेटअप। एग्जिस्टिंग सेटअप का मतलब एग्जिस्टिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लो आपका जो सुपीरियर है, जो सबॉर्डिनेट है, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी है, उनमें ज़्यादा चेंज ना हो, कि कॉस्टिंग सिस्टम सब कुछ चेंज ना कर दे। तो जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, सेटअप चल रहा है, उसमें मिनिमम चेंज हो, तो ये है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स फॉर कॉस्टिंग सिस्टम। देखो यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स, डिफरेंट तरीके फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, परफॉर्मा भरना पड़ता है। जैसे कि देखो हमने कॉस्टिंग का कहा, कॉस्ट निकालना है, मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंसेस, मटेरियल कितना यूज़ हुआ, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके लिए इतना मटेरियल आया, इतना यूज़ हुआ। तो ये कहते हैं जो फॉर्म्स आप भरें उनमें यूनिफॉर्मिटी हो। यूनिफॉर्मिटी का मतलब साइज में यूनिफॉर्म होने चाहिए फॉर्म, जैसे इस तरीके के हैं तो सारे फॉर्म इस तरीके के हों। ऐसा नहीं है कि कल को हम रखें, जब उनको इकट्ठा करके रखें तो कुछ बड़े साइज़ के कुछ छोटे साइज़ के, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन अगर सेम होंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, इसलिए साइज सेम रखो लेकिन उनका कलर क्या हो, डिफरेंट हो, कलर डिफरेंट, क्वालिटी का पेपर अच्छा हो, कल को अगर हमें किसी भी तरीके से यूज़ करना पड़ जाए, किसी भी एविडेंस के लिए यूज़ करना हो तो वो इजीली हमें क्या हो, अवेलेबल हो। तो यूनिफॉर्म फॉर्म विद डिफरेंट कलर, तो कलर क्या होना चाहिए उन फॉर्म्स का, डिफरेंट, ताकि मैं ये पहचान सकूँ ये मटेरियल का है, ये लेबर का है। नेक्स्ट है एफिशिएंट कंट्रोल ऑन मटेरियल एंड लेबर। आपका काउंटिंग सिस्टम, कॉस्टिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लेबर और मटेरियल पे इजीली कंट्रोल कर सके। देखो टोटल कॉस्ट होती है मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, मेन ये तीन चीज़ें आती है टोटल कॉस्ट में। तो इसमें ज़्यादातर 80 से 85% खर्चा होता है मटेरियल और लेबर का। ठीक है, तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो मटेरियल और लेबर को कंट्रोल कर पाए ऐसा होना चाहिए, जो वेस्टेज मटेरियल की बंद कर पाए, लेबर वेस्ट बैठे हैं, फ्री बैठे हैं तो ऐसा ना हो, इस तरीके का आपका क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। देखो अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए ओवरहेड होते क्या हैं। देखो ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम बोलते हैं ओवरहेड।
डायरेक्टली आइडेंटिफाई की जा सके। इनडायरेक्ट वो होती है जो मुझे पता नहीं होता कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। देखो कहने का मतलब, मेरे पास फैक्ट्री में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए और बी। ए में बन रही है मान लो चेयर्स प्लास्टिक की, बी में बन रही है टेबल वुडन की। क्लियर। अब वुडन आ रहा है, वुड आ रही है, तो मुझे पता है वो ए पे चार्ज होगा कॉस्ट सारी, क्योंकि वहाँ वुडन की क्या बन रही है, टेबल। और एक डिपार्टमेंट है बी, वहाँ प्लास्टिक आ रहा है, तो प्लास्टिक का सारा खर्चा किस में चार्ज हो रहा है, बी में। वो होता है अलोकेट करना। अलोकेट का मतलब अपना अपना चार्ज करना। हमें पता है अलोकेट का मतलब है सीधा सा, ये आपका खर्चा है, ये आपका खर्चा है, वो होता है अलोकेशन। क्लियर। जैसे दो डिपार्टमेंट है, वुड बन रही है, यहाँ वुडन की टेबल बन रही है, प्लास्टिक की चेयर बन रही है, तो फैक्ट्री में जितना भी वुड आएगी, वुड, तो वो सारा कहाँ जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक वालों को तो काम ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, वुडन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे आपकी क्या बन रही है, टेबल बन रही है। तो सारा खर्चा कॉस्ट किसकी आ जाएगी, वुडन की। प्लास्टिक आ रहा है फैक्ट्री में, तो वो जाएगा उस डिपार्टमेंट में जहाँ प्लास्टिक की चेयर बन रही है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक का खर्चा वहाँ डाल दिया जहाँ पे टेबल बन रही है किसकी, लकड़ी की, तो वहाँ नहीं होगा। लकड़ी का खर्चा लकड़ी वाले डिपार्टमेंट में, प्लास्टिक का खर्चा प्लास्टिक वाले डिपार्टमेंट में। इसको बोलते हैं अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि मुझे पता है यहाँ लकड़ी का काम हो रहा है और यहाँ प्लास्टिक का काम हो रहा है, तो अलोकेट कर दिया। अब होता है अपोर्शनमेंट। क्या होता है अपोर्शनमेंट का मतलब है जो इनडायरेक्ट खर्चा है, जो पता नहीं चलता। जैसे कि फैक्ट्री में दो डिपार्टमेंट थे, बिजली का बिल आया 900 रुपये। अब 900 रुपये तो अब फैक्ट्री का आया वो तो पूरा, अब ऐसे भी नहीं है मैं इसमें चार्ज करूँ या इसमें चार्ज करूँ, तो उसे बोलते हैं अपोर्शन करना, विभाजन करना। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो अलोकेट, जो अपोर्शन करे वो किसी ना किसी बेस पे करे। ऐसे नहीं है 900 आया 800 इसको कर दिया, 100 उस डिपार्टमेंट में चार्ज कर दिया। उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए। जैसे आप किसके वाइज चार्ज कर सकते हैं कि कितने पंखे चल रहे हैं, कितनी वहाँ मशीन चल रही है, कितनी यहाँ चल रही है, उस हिसाब से। फैक्ट्री का किराया आया तो आपने देखा आधा आधा ले रखा है दोनों ने, तो आधा आधा किराया चार्ज कर दिया, वो होता है अपोर्शनमेंट। क्लियर। ओवरहेड इनडायरेक्ट खर्चा, अलोकेशन का मतलब है सीधा अलोकेट करना प्रोडक्ट में, अपोर्शन का मतलब है किसी लॉजिकल बेस पर विभाजित करना। ऐसा खर्चा जो मैं ये नहीं बता सकती इस डिपार्टमेंट को लग रहा है या इस डिपार्टमेंट को लग रहा है, इसलिए अपोर्शन करना, उनको विभाजन करना। क्लियर। तो ऐसा होना चाहिए आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो अलोकेट करे किसी ना किसी रीजनल बेस पे। ऐसे नहीं है अपनी मर्जी से किसी में कुछ चार्ज कर दिया, कुछ चार्ज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। रिकंसिलेशन का मतलब है मिलान, कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का मिलान। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि चाहे कॉस्ट अकाउंट से प्रॉफिट निकले, चाहे फाइनेंशियल अकाउंट से प्रॉफिट निकले, दोनों का प्रॉफिट आएगा सेम। सेम क्यों आएगा, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, उसी साल का निकाल रहे हो तो सेम आएगा। तो अगर आपका कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग अलग आता है, तो आपके अकाउंट ऑथेंटिक नहीं है, रिलायबल नहीं है अकाउंट, उनमें किसी ना किसी तरह की कमी है। तो आपको रिकंसाइल यानी कि मिलान करना चाहिए कॉस्ट का और फाइनेंशियल अकाउंट का। क्लियर। देखो कई बार तो डिफरेंस तो इसलिए भी आ जाते हैं कि डेप्रिसिएशन का मेथड अलग चार्ज कर दिया, कॉस्ट में हम कुछ और मेथड चार्ज कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ और चार्ज कर रहे हैं, तो आपका ये यहाँ रिकंसाइल करना जरूरी है, उनको मिलान करना जरूरी है, तभी रिलायबल माने जाएंगे। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी शुड बी इस्टेब्लिश्ड। ये तो पता ही है, आप कोई भी सिस्टम है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। कॉस्ट अकाउंटेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही क्या होनी चाहिए, फिक्स। उसके नीचे जो है उनकी फिक्स होनी चाहिए कि कौन कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा, कब मैनेजमेंट को पहुंचाई जाएगी कॉस्ट, किसका क्या कारण रहेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसके लिए, वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। और नेक्स्ट है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉस्ट अकाउंट, कि कॉस्ट अकाउंट को क्यों अपॉइंट किया गया, उसकी क्या ड्यूटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सारा मेंशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक इफेक्टिव आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम में होनी चाहिए, तभी जाके आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आपने सिस्टम इंस्टॉल किया उसका बेनिफिट मिल सकता है। क्लियर। सिंपल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस बड़ा करें तो बड़ा हो जाए, छोटा करें तो छोटा हो जाए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिपोर्ट परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो है वो यूनिफॉर्म साइज़ की होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटीज, ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, उनकी फिक्स होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर।